पिछले वीडियो में अभ्यास 2 के क्वेश्चन नंबर 33 तक हम लोग हल कर चुके हैं। अब आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न 34 से। तो प्रश्न 34 में कुछ शर्तें दी गई है, उसके अनुसार समविभव पृष्ठ की पहचान करनी है। जैसे 34 का ए में दिया हुआ है कि जेड अक्ष की दिशा में एक नियत विद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ पर समविभव पृष्ठ किधर होना चाहिए। तो आपको याद होगा, हम लोग थ्योरी में डिस्कस किए हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर पृष्ठ के लंबवत होती है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? जेड अक्ष की ओर है। तो एक्स वाई तल में जो भी पृष्ठ स्थित होगा उस पर जेड अक्ष क्या होती है? लंब होती है। इसका मतलब क्या है कि समविभव पृष्ठ एक्स वाई तल में स्थित होगा। फिर इसी के बी में कहता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा है जेड अक्ष की ओर, लेकिन वो नियत नहीं है। जेड अक्ष के धनात्मक दिशा में समान रूप से वो बढ़ते जा रही है। तो विद्युत क्षेत्र के बढ़ने घटने से कोई अंतर नहीं है। हम लोग कहे हैं कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। तो प्रश्न बी में भी चूंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा जेड अक्ष की ओर है, इसका अर्थ है कि समविभव पृष्ठ कहाँ पर होगा? एक्स वाई तल में होगा। अब है प्रश्न सी। कहता है कि एक बिंदु धन आवेश के कारण जो है समविभव पृष्ठ क्या होगा। तो अगर कोई ये बिंदु आवेश है Q, इसको केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का अगर हम लोग गोलीय पृष्ठ बनावे तो इस गोलीय पृष्ठ का हर बिंदु इस आवेश से क्या होगा? बराबर दूरी पर होगा। तो बराबर दूरी पर होगा मतलब क्या है कि इस गोलीय पृष्ठ का हर बिंदु पर विभव समान होगा। अर्थात इस बिंदु आवेश को अगर मूल बिंदु मानकर कोई भी गोलीय पृष्ठ बनाया जाए वो समविभव पृष्ठ होगा। और लास्ट इसके डी में है, कहता है कि एक आवेशित तार का ग्रिड यानी एक जाल है, उसके कारण तो उसके समानांतर कोई भी पृष्ठ किसी भी दूरी पर होगा, उस जाल से समान दूरी पर उस पृष्ठ की बिंदुएं होगी, अर्थात वो क्या होगा? समविभव पृष्ठ होगा। जैसे ये आपने तार के आवेशी तार का कोई ये तरह से नेटवर्क जाल है, तो इसके बराबर सामने कोई भी पृष्ठ रखिएगा तो इस तार से उस पृष्ठ का हर बिंदु क्या होगा? बराबर दूरी पर होगा, वो समविभव पृष्ठ होगा। अब आइए प्रश्न नंबर 35। हम लोग पढ़े थे लास्ट थ्योरी में वांडी ग्राफ जनित्र, उसी पर आधारित ये सवाल है। कहता है कि वांडी ग्राफ जनित्र में जो खोखला गोलीय चालक है उस पर 15 गुना 10 के पावर 6 वोल्ट का विभव जो है उत्पन्न करना है। उसके आसपास जो है, जो गैस है या जो हवा है, उसका परावैद्युत सामर्थ्य 5 गुना 10 के पावर 7 वोल्ट पर मीटर है। मतलब आसपास विद्युत क्षेत्र 5 गुना 10 के पावर 7 वोल्ट पर मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अधिक होने पर वह जो हवा है या जो गैस है वह आयनीकृत हो जाएगी, तब गोला पर आवेश एकत्रित नहीं होकर के वो हवा में जाने लगेगा। तो आपको देना है कि विभव कितना होना चाहिए। तो विभव का मान 15 गुना 10 के पावर 6 वोल्ट। और विद्युत क्षेत्र अधिकतम कितना होनी चाहिए? तो विद्युत क्षेत्र होना चाहिए 5 गुना 10 के पावर 7 वोल्ट पर मीटर। कहता है कि वह जो गोलीय चालक है उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो देखो, अगर उस गोलीय चालक की त्रिज्या कैपिटल R है, उस पर एकत्रित आवेश Q है, तो उसके पृष्ठ या उसके अंदर किसी भी बिंदु पर विभव V बराबर सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R। उसके पृष्ठ के अति निकट उसके आसपास विद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R²। इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R इंटू R लिख सकते हैं। इतना के जगह पर भी लिख सकते हैं। तो E बराबर V/R, तो R बराबर V बटा क्या हो गया? E।
V का मान 15 गुना, E का मान 5 गुना 7, यहाँ पावर 6 है, यहाँ 7 है, तब ये 6/10 है, सॉरी 3 हो गया यहाँ पर, तो 3/10 यानी 0.3 मीटर यानी 30 सेंटीमीटर। तो जो आपके 1D ग्राफ जरित्र का गोलीय चालक है उसकी त्रिज्या हो गई 0.3 मीटर या 30 सेंटीमीटर। देखो प्रश्न 36 कहता है एक छोटा गोला है जिसकी त्रिज्या R1 है और उस पर चार्ज Q1 है। यह एक R2 त्रिज्या के बड़े गोलीय चालक से घिरा हुआ है जिस पर चार्ज Q2 है। कहता है कि यदि Q1 धनात्मक है तो चाहे Q2 कुछ भी हो, अगर इन दोनों को आपस में एक चालक तार से जोड़ा जाए तो आवेश का प्रवाह हमेशा उस छोटे गोलीय चालक से बड़े गोलीय खोल के ओर ही होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 36 है ये आपका एक गोलीय चालक है, ये जैसा हो खोखला गोला कुछ भी, इसकी त्रिज्या R1 है, इस पर चार्ज Q1 है। ये एक इस खोखला गोलीय चालक से घिरा है जिसकी त्रिज्या R2 है, इस पर आवेश Q2 है। अब कहता है कि इन दोनों को एक तार से अगर हम लोग जोड़ दें तो आवेश का प्रवाह हमेशा इस गोलीय चालक से गोलीय खोल की ओर होगा। ये तभी संभव है जब हम लोग ये सिद्ध कर दें कि इस अंदर वाले गोलीय चालक का विभव हमेशा इस गोलीय खोल के विभव से अधिक होगा। तो थोड़ा ध्यान से समझिए, इस Q1 आवेश के कारण इस गोलीय चालक का विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1/R1 होगा। अब यह जो खोखला गोला है इस पर आवेश Q2 कुछ भी हो तो इसके पृष्ठ पर विभव और उसके अंदर के हर बिंदु पर विभव क्या होगा, समान होगा। तो V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2/R2। तो अंदर स्थित गोलीय चालक पर कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2। अपना तो इसका विभव है ही, इस बाहरी गोलीय चालक का जो भी विभव होगा वो इसका भी होगा, क्योंकि खोखला गोलीय चालक के अंदर हर बिंदु पर विभव वही होता है जो उसके पृष्ठ पर होता है। तो निश्चित रूप से यह जो आपका विभव है V, ये बड़ा हो गया हमारे साथ किससे, V2 से। इसका अर्थ है कि इस अंदर वाले गोलीय चालक का विभव हमेशा इस बाहर वाले गोलीय चालक के विभव से अधिक होगा। तो जब भी आप इस दोनों को आपस में तार से जोड़िएगा तो आवेश का प्रवाह चूंकि हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, इसलिए यह सिद्ध हो गया कि आवेश का प्रवाह हमेशा इस अंदर वाले गोलीय चालक से बाहर गोलीय खोल की ओर होगा। लास्ट जो क्वेश्चन है 37, इसमें कुछ व्याख्या है। जैसे ए में कहता है कि इस वायुमंडल का जो ऊपरी भाग है वहां पर विभव है 400 किलो वोल्ट, भूस्थल पर 0 है। इतने ऊंचे विभवांतर के कारण जो वायुमंडल है उसमें उपस्थित जो हवा है आयनीकृत होकर चालक बनी रहती है। तो जब हम लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हमें विद्युत आघात क्यों नहीं लगता है। तो देखिए, हम लोग जैसे घर से बाहर निकलते हैं हम लोग के पैर का संपर्क पृथ्वी के संपर्क में रहता है शून्य विभव पर, और चूंकि इस वायुमंडल की ऊंचाई की तुलना में मानव शरीर ऊंचाई बहुत कम है, तो सिर और पैर का विभव लगभग बराबर होने के कारण इस शरीर से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है, इसीलिए हम लोग विद्युत आघात का अनुभव नहीं करते हैं। प्रश्न बी में कहता है कि एक आदमी शाम में एक कुचालक पदार्थ के स्टैंड पर अपने छत पर अल्युमिनियम का एक चदरा जो है रख दिया। यदि वह सुबह जाकर उसको स्पर्श करता है तो क्या उसको विद्युत आघात लगेगा। तो देखो, वायु के घर्षण के कारण अल्युमिनियम पर आवेश जो है उत्पन्न होगा, और चूंकि वो कुचालक पदार्थ के आधार पर है इसलिए
वह आवेश पृथ्वी में जाएगा नहीं। तो जब भी आप सुबह जाकर उसको स्पर्श कीजिएगा तो उस एल्युमिनियम के शीट पर एकत्रित आवेश आपके शरीर में प्रवेश करेगा, इसलिए विद्युत आघात का अनुभव होगा। अब कहता है कि इस वायुमंडल में डिस्चार्जिंग करंट, यानी जो ये आयनीकृत हो गई वायुमंडल, 1800 एम्पियर की धारा जो है प्रवाहित होते रहती है। मतलब प्रति सेकेंड 1800 कूलम आवेश इस पृथ्वी में समाहित होते रहता है। फिर भी ये वायुमंडल निरावेशित क्यों नहीं होता है, उदासीन क्यों नहीं रहता है? कौन है इसको आवेशित करता है? तो इस वायुमंडल का जो टकराव है पत्थर के साथ, पहाड़ के साथ, वृक्षों के साथ इत्यादि के साथ, इस घर्षण टक्कर के कारण ही ये आवेश उत्पन्न होते रहते हैं और धारा प्रवाहित होते रहती है, इसलिए हमेशा वो आवेशित रहता है। दूसरा लास्ट में है डी में, कहता है कि गर्जन के समय जो विद्युत ऊर्जा है वो किन ऊर्जाओं में रूपांतरित होती है? तो आप देखते होंगे प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा इत्यादि में ये विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है। तो इस प्रकार से स्थिर वैद्युतिकी में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों का पूर्ण थ्योरी हम डाल दिए, सवाल भी हल कर दिए। केवल चैप्टर 1 में अतिरिक्त अभ्यास को छोड़ दिया है, उसको भी हम बाद में हल कर देंगे समय मिलने के अनुसार। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 की थ्योरी प्रारंभ करेंगे। उसके पहले चैप्टर 2 का थोड़ा समरी छूट गया था। तो समरी का मतलब क्या है? हमने जैसा कि चैप्टर 1 में बताया था कि जितना भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है हर चैप्टर का, उसको आपको याद रखना है। तो ऐसे तो चैप्टर 2 का नाम क्या है? स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। लेकिन स्थिर वैद्युत की विभव की चर्चा हम लोग चैप्टर 1 में ही कर चुके थे। इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़े हैं, तो इस चैप्टर में पहले तो आप एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तैयार कीजिएगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के क्लास 12 के एग्जाम के लिए कि समानांतर पट्टिका संधारित्र क्या है। समानांतर पट्टिका संधारित्र के धारिता का व्यंजक प्राप्त करें जब पट्टिकाओं के बीच परावैद्युत पदार्थ उपस्थित रहता है। ये व्यंजक वीडियो में निकाला गया है, उससे भी आप नोट कर सकते हैं। ऐसे कुछ लड़का जिनका मोबाइल नंबर था हमारे पास, उन पर हम PDF फॉर्म में दोनों चैप्टर का नोट भी डाल दिए हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर चैप्टर 3 हम लोग पढ़ेंगे, उसका भी नोट डाल दिया जाएगा। और जिनको नहीं मिलेगा, अरे आज नहीं तो 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना के बाद क्लास तो खुलेगा ही, उस समय हर चैप्टर का नोट भी आपको हम दे देंगे, कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप वीडियो से उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए ताकि आपका लिंक नहीं टूटे। तो देखो, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे? पहला सूत्र पढ़े थे Q बराबर CV। यहाँ पर Q क्या है? किसी चालक को दिया गया आवेश। V क्या है? चालक पर उत्पन्न विभव। और C क्या है? चालक की धारिता। हम बताए थे कि यह जो चालक की धारिता C बराबर Q/V है, प्राय भ्रम होता है कि C जो है वह Q और V पर निर्भर करती है। नहीं, यह जो चालक की धारिता है वह उसके आकृति एवं आकार पर निर्भर करती है। हम लोग सवाल बनाए उसमें भी समझ गए हैं, और बहुत सारे जैसे गोलीय चालक की धारिता निकाली गई, वहाँ भी हम लोग देखें कि यह जो धारिता है वह उसके आकृति एवं आकार पर निर्भर करती है। इस धारिता का मात्रक हम लोग लिख चुके हैं। आवेश का कूलम, इसका वोल्ट, कूलम प्रति वोल्ट, और इसको कहते हैं फराड। अब देखो, दूसरा सूत्र हम लोग निकाले थे गोलीय चालक की धारिता। तो गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यहाँ पर R क्या है? गोलीय चालक की त्रिज्या है। यानी गोलीय चालक की धारिता उसके त्रिज्या का अनुक्रमानुपाती होती है। इसमें कहीं ना आवेश है ना विभव है। अगर इस गोलीय चालक को किसी ऐसे माध्यम में रख दिया जाए जिसकी परावैद्युत नियतांक एप्सिलॉन R है, तो उसकी धारिता हम निकाल दिए थे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू R। और इसी आधार पर हम लोग एक सूत्र लिख दिए थे Cm/C बराबर एप्सिलॉन R। इसके बाद हम निकाले थे कि जब भी किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो उसमें ऊर्जा संचित होती है जिसे
वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। तो वह वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर सूत्र ने हम निकाले थे हाफ CV², इसी को Q²/2C और इसी को हाफ Q × V। इसी सूत्र को 3 रूप में बदला गया था। जैसे C से गुना और भाग कर दिए, C²V², उसके जगह पर Q² हो गया। इसके बाद हम लोग निकाले थे सूत्र कि अगर 2 आवेशित चालक है, एक का विभव V1 है, एक का V2 है, एक की धारिता C1 है और एक की धारिता C2 है, अगर दोनों को आपस में एक चालक तार से जोड़ दिया जाए तो एक चालक से दूसरे चालक में आवेश का स्थानांतरण होता है। इस आवेश के स्थानांतरण के दौरान ऊर्जा जो क्षयित होती है उसका सूत्र हम लोग डेल्टा U बराबर C1C2/2 C1 + C2 V2 - V1 का होल स्क्वायर, इस सब पर हम लोग सवाल बना चुके हैं। इतना के बाद हम लोग चर्चा किए थे कि जब भी किसी चालक पदार्थ को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस चालक के अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? 0 होता है। अतः किसी चालक पदार्थ पर दिया गया कुल आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित होता है और उस चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के क्या होती है? लंबवत होती है। उसके बाद हम लोग चर्चा किए थे परावैद्युत पदार्थ की। वहाँ पर बताया गया था कि परावैद्युत पदार्थ कुचालक पदार्थ होते हैं, उसमें भी एक अध्रुवीय होता है और एक ध्रुवीय होता है। लेकिन ध्रुवीय हो या अध्रुवीय, जब उन पदार्थों पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो उनके अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसका परिमाण आरोपित विद्युत क्षेत्र के परिमाण से कम होता है और उसकी दिशा आरोपित विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। हम लोग वहाँ पर एक चर्चा किए थे ध्रुवण सदिश की। तो अगर कोई परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखा गया तो उसमें उत्पन्न हो जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो उसके प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को ही ध्रुवण सदिश कहा जाता है। तो कुछ हम लोग लिखे थे ध्रुवण सदिश P बराबर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P और बटा में भी उसका क्या है? आयतन है। और इसी को फिर आगे हम लोग सिद्ध किए थे कि यह जो ध्रुवण सदिश है उस परावैद्युत पदार्थ पर उत्पन्न पृष्ठ आवेश घनत्व के बराबर होता है। और तब हम लोग चर्चा शुरू किए हैं संधारित्र की। तो बताया गया था कि संधारित्र जो है एक युक्ति है जो किसी एक चालक की तुलना में समान विभव पर अधिक आवेश एकत्रित करके रखता है, अर्थात अधिक ऊर्जा भी एकत्रित करके रखता है। परिपथ में इसका उपयोग भी उसी के लिए किया जाता है ताकि जहाँ पर अतिरिक्त आवेश हो उसको ले ले, या कहीं आवेश की आवश्यकता हो तो उसको क्या करे? दे दे, या ऊर्जा की आवश्यकता हो तो दे दे, अधिक ऊर्जा हो तो उसको क्या करे? ले ले। अब जो संधारित्र है उसमें शर्त बताया गया कि 2 चालक होते हैं, दोनों एक दूसरे से कुचालक पदार्थ से अलग रहते हैं, निकट रखते हैं। एक धनावेशित होता है, एक ऋणावेशित होता है, लेकिन दोनों पर आवेश का परिमाण क्या होता है? समान होता है। धन आवेश को संधारित्र का आवेश कहा जाता है। दोनों प्लेटों के दोनों चालकों के बीच के विभवांतर को संधारित्र का विभव कहा जाता है। अब वहाँ बताए थे संधारित्र में उपयोग किए गए चालकों के आकृति के अनुसार संधारित्र 3 प्रकार के: समानांतर पट्टिका संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। तो समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो जब उसके प्लेटों के बीच निर्वात या वायु उपस्थित होती है तो धारिता C बराबर A/ε0/d। यहाँ पर A उसके प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है और D दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। अब अगर उस दोनों प्लेटों के बीच कोई ऐसा परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए जिसका परावैद्युतांक ε r है और उसकी मोटाई T है, तो धारिता C बराबर A/ε/d - T/ε। और अगर उस दोनों प्लेट के संपूर्ण भाग में इस परावैद्युत पदार्थ को भर दिया जाए तब उसकी धारिता C बराबर A/ε0/r/d। इसके बाद गोलीय संधारित्र, जो कि सिलेबस में नहीं है फिर भी उस पर सवाल दिया था, उसको हम हल भी किए हैं। तो अगर गोलीय संधारित्र में 2 गोलीय चालक हैं जिनकी त्रिज्या R1 और R2 है, अंदर वाले का R1 बाहर वाले का R2, तो उसकी धारिता का हम लोग सूत्र निकाल दिए हैं
4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटा R2 माइनस R1। तो देखो, गोलीय संधारित्र के दोनों गोलीय चालकों के बीच का जो खाली स्थान है उसमें अगर एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन R है तो उसकी धारिता बताया गया C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 R2 बटा R2 माइनस R1। इसके बाद हम लोग चर्चा किए हैं बेलनाकार संधारित्र का। उसमें दो समाक्षीय बेलन होते हैं। तो अगर अंदर वाले बेलन की त्रिज्या स्मॉल a है और बाहर वाले की त्रिज्या स्मॉल b है और उसकी लंबाई बेलन की l है, तो उसके धारिता का हम लोग व्यंजक क्या निकाले? C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l बटा 2.3026 लॉग b बटा a। तो इस प्रकार से तीनों संधारित्र के धारिता का सूत्र हो गया। इसके बाद हम लोग परिपथ में आवश्यकता होती है कभी एक से अधिक संधारित्र को आपस में जोड़ने के लिए। तो जोड़ने का दो तरीका बताया गया, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समानांतर क्रम संयोजन। तो अगर एक से अधिक संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तो उनकी समतुल्य धारिता क्या होगी, इसके लिए हम लोग सूत्र निकाले थे। तो अगर C1 C2 तथा C3 धारिता के तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो समतुल्य धारिता अगर CS है तो 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और अधिक संधारित्र भी अगर है तो इसी को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर हम लोग चर्चा किए थे कि अगर केवल C1 और C2 धारिता के दो ही संधारित्र हो तो धारिता CS बराबर डायरेक्ट सूत्र C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2। अगर C धारिता वाले n सदृश संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तब हम लोग सूत्र लिखे थे CS बराबर C/n। अब इसी प्रकार से अगर C1 C2 तथा C3 धारिता के तीन संधारित्र समानांतर क्रम में संयोजित हों तो समतुल्य धारिता Cp बराबर सूत्र C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर C धारिता वाले n संधारित्र जो है अगर समानांतर क्रम में संयोजित हैं तो Cp बराबर सूत्र Nc। और फिर हम सूत्र बताए थे कि Cp बटा अगर Cs कीजिएगा तो Ns हुआ है। इस प्रकार से संधारित्र के समूहनों का हम लोग सूत्र निकाल दिए थे। उसके बाद कुछ इस पर हम लोग सवाल हल किए थे। फिर वान डी ग्राफ जनित्र की चर्चा हुई थी। तो इस चैप्टर में इन्हीं सूत्रों का उपयोग करके हम लोग सवाल भी हल कर चुके हैं। तो अब इसके बाद जैसा कि हम पहले भी इस वीडियो में कह चुके हैं, तीसरे चैप्टर की शुरुआत हम लोग करेंगे। पहले उसका थ्योरी खत्म होगा, फिर उसका न्यूमेरिकल बनेगा। इसी प्रकार से चलते रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 हम लोग शुरू करेंगे। थैंक यू।